हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। कुछ दिन से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो चलिए आज हम फिर आपके लिए लाए हैं उसके आगे जो हम लोग देख रहे थे, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो बचा हुआ था। जैसे कहने का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसके पहले हमने अक्षीय देख लिया था, निरक्षीय देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना। किधर भी देख लेंगे, यानी आपका ना एक्सियल पोजीशन होगा ना नॉन एक्सियल पोजीशन होगा। ये कहीं पर भी हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी बच्चे हमारे कोई अगर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो जा करके ये जो 2 वीडियो जो है इससे रिलेटेड वो पीछे आप जा करके देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पर जाके देखिएगा तो ये जो वीडियो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आग्रह है आपसे कि आप जाकर देख लीजिए वहाँ पर देखने के बाद आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आपका तीसरा वीडियो, ठीक है। और जनरली हमारा जो बैच चल रहा है वो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ये अब क्लास 12 के लिए स्टार्ट किया गया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा इसमें आपको। तो प्लीज़ आप जा करके पूरा वीडियो को देखिए, पूरे प्लेलिस्ट को देखिए उठा करके, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। भारी हम स्टार्ट से देखिएगा तो आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी जो आपको बेहतर तरीके से आगे वाली चीज़ों को समझाने का प्रयास करेगी। तो ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिगर को समझ लेते हैं तो आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा, आप इजिली इस फॉर्मूले को प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोग फिगर सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एक द्विध्रुव लेंगे। द्विध्रुव की टोटल लंबाई पता होगा आपको, एक हो जाएगा यहाँ पर मान लेते बिंदु -q और यहाँ पर मान लेते +q। इसकी टोटल लेंथ पता है कि द्विध्रुव में तो 2l हो जाएगा। अगर हम अक्षीय स्थिति देखें तो इसके समांतर रेखा खींचनी होगी। अगर निरक्षीय स्थिति देखेंगे तो इसके समांतर यानी इसके लंबवत एक रेखा खींचनी होगी। लंबवत खींच देंगे तो निरक्षीय स्थिति, इसके समांतर खींच देंगे तो अक्षीय स्थिति। तो दोनों में से कोई नहीं, हम लोग एक्सियल, नॉन एक्सियल और एक्सियल छोड़ करके किसी भी बिंदु पर। तो बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं बिंदु P, ठीक है। जब बिंदु P नाम देते हैं तो इस वाले बिंदु को हम यहाँ पर मिलाते हैं, इस वाले बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं। जब यहाँ पे मिलाए तो ये वाला जो रेखा है इस सतह के साथ थीटा कोण पर व्यवस्थित है। कितने कोण पर व्यवस्थित है? थीटा कोण में। आपको एक और बात बताते हैं कि -q आवेश का कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो +q आवेश की ओर होती है। डायरेक्शन दे दी, ठीक है। बात थोड़ा समझना है। ये जो रेखा है इसकी टोटल लंबाई हम लोग मानकर चल रहे हैं r, ठीक है, r मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु जो P है इस वेक्टर को हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। तो पहला भाग आपका ये हो गया, तो दूसरा भाग आपका ये हो गया। 2 भागों में बांटेंगे। जैसे कहने का मतलब अगर एक वेक्टर है इसको 2 भाग में बांटेंगे तो एक भाग ये और एक भाग ये हो गया, ठीक है। तो एक भाग ये हो गया, तो जिसके साथ ये कोण बनता है, वो आपका cos थीटा के रूप में आता है। जिसके साथ ये सतह जिसके साथ कोण नहीं बनाता वो sin थीटा के रूप में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोण बनाया है तो cos थीटा, ये कोण नहीं बनाया तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है। और जो बिंदु के कारण बनाएगा उस बिंदु को साथ में लिखेंगे। अगर बिंदु P होगा, अगर बिंदु A के कारण बनाएगा तो A cos थीटा लिखेंगे, बिंदु B के कारण बनाएगा तो B cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पर देख रहे हैं कौन बिंदु के कारण बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु P के कारण ये 2 भागों में बटा है, तो पहला थीटा और ये वाला के साथ थीटा नहीं है, तो एक सतह आपका cos थीटा होगा। तो बिंदु P है ना, तो एक हो जाएगा आपका P cos थीटा। इसी बिंदु को ना 2 भागों में बांटे हैं, क्योंकि एक भाग आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आप भी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये बात तो आप समझ लिए कि ये ऊपर की ओर गया था तो बिंदु P cos थीटा हमने दिखाया कि एक ऐसे होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए। तो ये तो मिल गया बिंदु P और ये भी मिल गया, ये मिले तब ना, नहीं मिला तो देखिए दिखाते हैं। देखिए कैसे, इस वाले बिंदु को, ये वाला लाइन को थोड़ा नीचे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, नीचे की ओर बढ़ा दिए। ये वाला लाइन, जो ये लाइन दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा इधर की ओर बढ़ाते हैं। अब बताइएगा 2 भागों में बटा कि नहीं बटा, ठीक है। तो ये भाग आपका P cos थीटा, तो एक भाग आपका क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं P sin थीटा, ठीक है। एक होगा P cos थीटा, एक हो जाएगा P sin थीटा। तो बात थोड़ा समझिएगा कि P cos थीटा कैसे और P sin थीटा कैसे। ध्यान दीजिए, अगर ये रेखा के कारण बिंदु P पर, अगर ये रेखा के कारण, देखिए ये जो रेखा है, इस रेखा के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात होगी, वो एक्सियल पोजीशन में होगी कि नहीं, बोलिए। इस रेखा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी वो एक्सियल पोजीशन में होगी कि नहीं होगी।
इस रेखा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी बिंदु पर, वो नॉन एक्सियल पोजीशन में होगी कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा पर ये वाला जो बिंदु है वो लंबवत है कि नहीं, है ना, लंबवत। और ये वाला जो बिंदु है वो इस रेखा के कारण यहां से यहां तक की रेखा के कारण वो लंबवत नहीं है, समांतर है। ठीक है, तो इस रेखा के कारण बिंदु पी पर नॉन एक्सियल पोजीशन में, ठीक है ना, और इस रेखा के कारण जो बिंदु पी पर कौन सा हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन में। तो देख सकते हैं एक्सियल पोजीशन का आपका फॉर्मूला पता है, नॉन एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला पता है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अक्षीय स्थिति में देखेंगे, अगर केवल अक्षीय स्थिति में देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो वैद्युत द्विध्रुव से दूर की ओर होती है, ठीक है ना, आगे होती है। तो देखिएगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र होगा वो बिंदु पी से दूर की ओर होगा अक्षीय स्थिति में। तो ये आपका अक्षीय स्थिति है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ाएं, वैद्युत क्षेत्र से दूर, ठीक है। इस वाले बिंदु को मान दिए E1। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आपका ये है, इसके समांतर अगर एक रेखा खींचे तो इस प्रकार से कोई रेखा होगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से रेखा होगा, इसका नाम दे दिए E2। अगर इसका रिजल्टेंट ज्ञात करना हो तो रिजल्टेंट आप कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये फिगर आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, अगर फिगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखिएगा, फिगर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसका फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बिंदु P, यानी बोल सकते हैं P cos थीटा का कारण देख लेते हैं सबसे पहले, P cos थीटा। तो P cos थीटा क्या है, अक्षीय स्थिति में, और P sin थीटा आपका निरक्षीय स्थिति में। तो P cos थीटा का कारण देखते हैं, P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझिए। P cos थीटा का कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, बहुत ही आसान है। तो P cos थीटा का कारण वैद्युत क्षेत्र आपको पता होगा कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का आपका फॉर्मूला पता है, कितना होता है फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हो E1, यही ना, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P बटे RQ होता है। बात समझना है, RQ होता है, लेकिन यहाँ पर P के जगह पर जो बिंदु है वो P cos थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे P cos थीटा बटे RQ। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब हम लोग देखिए ज्ञात करते हैं ये बिंदु P के कारण P cos थीटा, यानी कि हम लोग अक्षीय स्थिति देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। अब P sin थीटा हो गया ना, तो P sin थीटा ये हो गया। आप निरक्षीय स्थिति देख रहे हो ना, तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला पता है, E2 बराबर का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2P के जगह पर केवल हो जाएगा P cos थीटा बटे, सॉरी P cos थीटा नहीं, यहाँ पे sin थीटा होगा, P sin थीटा बटे RQ। ये आपका अक्षीय स्थिति, ये आपका निरक्षीय स्थिति। आपका रिजल्टेंट ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताए थे, इस प्रकार का अगर रिजल्टेंट ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला है A² + B² + 2AB cos थीटा, वो सारा का सारा करनी में होगा, कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से अगर रिजल्टेंट निकालना हो तब, तो रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताए थे। इसका रिजल्टेंट अगर परिणामी निकालना हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला बताए थे आपको। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला को थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या था आपका, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला था आपका अंडर रूट A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, यहां से इसका रिजल्टेंट याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फिगर को थोड़ा सा ड्रॉप कर रहे हैं, फिगर को यहाँ पे हम हटा रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन केवल करना है, क्योंकि फिगर का कुछ काम नहीं रहा, फिगर का काम केवल यहाँ तक था, ठीक है ना, और फिगर का काम नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन करना है, इसका आंसर आप प्राप्त कर लोगे। चलिए, तो अब हम लोग फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो इस वाले फॉर्मूले पे हम इस सारे चीजों को क्या करेंगे, रखेंगे। फिगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फिगर को हम रफ कर दिए, वीडियो को रोक करके फिगर को अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा। चलिए, तो क्या कर रहे हैं, इसको हम इस फॉर्मूले पे हम इस सारे चीजों को रखेंगे और इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात और कुछ समझाना है आपको, क्या है कि देखिएगा,
एक्सियल पोजीशन और नॉन एक्सियल पोजीशन के बीच एक एंगल बना था, उस एंगल का नाम था 90 डिग्री। कैसे? देखिए, नॉन एक्सियल पोजीशन ये था आपका, एक्सियल पोजीशन ये था आपका। ये दोनों के बीच आपको पता है कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का, क्योंकि नॉन एक्सियल एक्सियल पोजीशन ये है, नॉन एक्सियल पोजीशन ये, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर नॉन एक्सियल और एक्सियल, जहां पे परिणामी ज्ञात कर रहे थे इस वाले बिंदु पर, एक ऐसे एक ऐसे, तो यहाँ पर कितना? 90, और बीच में हम लोग एक रिजल्टेंट ज्ञात कर रहे थे ना। चलिए, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इस सारे सिस्टम को यहाँ पर हम रखने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो ई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सारे चीज आपका करनी में चला जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 कॉस थीटा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा हम लोग लिख रहे हैं, तो कॉस यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कॉस क्या यूज करेंगे? 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, एक एक बात को लिखेंगे। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 कॉस कितना डिग्री? तो 90 डिग्री आपका होगा, और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये सारा का सारा सिस्टम आपका क्या हो गया? 0 हो गया। बचा आपका क्या? तो बचा आपका, देखिए कितना बचा आपका, E1 का स्क्वायर बचा प्लस E2 का स्क्वायर बचा, इतना ही बचा, इसके आगे कुछ नहीं बचा है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। E1 का वैल्यू आपको पता है, E2 का वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। देखिएगा, E1 का वैल्यू रखना है। E1 का वैल्यू आपको पता है कि P cos थीटा के कारण E1 आया था, तो E1 का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P cos थीटा और बटे आर क्यू। दूसरी चीज, स्क्वायर के फॉर्मेट में है, स्क्वायर के फॉर्मेट में रखेंगे। प्लस का साइन, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी साइन थीटा और बटे आर क्यू, ठीक है ना। तो ये सिस्टम आपको रखना है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट में है? स्क्वायर के फॉर्मेट में। दूसरी चीज, यहाँ पे कॉमन निकालने का प्रयास हम लोग करते हैं। जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है, बाहर करेंगे। देखिए, कॉमन को बाहर कर रहे हैं। कॉमन आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमन आपका P आर क्यू, तो यहाँ पर इनटू में P बटे आर क्यू, सारे के सारे चीज आपके स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। बचा आपका क्या? तो बचा देख लेते हैं क्या क्या बचा आपका। यहां पर बचा आपका P cos थीटा का स्क्वायर और प्लस हो गया आपका P sin थीटा का स्क्वायर, सॉरी P cos थीटा नहीं, 2P cos थीटा बचा है। यहां पर आप P sin थीटा का स्क्वायर। अब इसे देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इधर कर रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए यहां पर हम इसे सॉल्यूशन करते हैं, बस इसको लिखने का प्रयास है। देखिए ध्यान दीजिएगा, E बराबर फॉर्मूला बाहर निकालते इसको। देखिए स्क्वायर हटाएगा, करनी हट जाएगा, यहां से स्क्वायर, यहां से करनी हट जाएगा। बचा आपका क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P और बटे का आर क्यू, ठीक है। यहां से ये भी साफ कर रहे हैं हम, काम हमको नीचे वाला लाइन का है, बाकी कुछ का नहीं। चलो यहां पर हम करनी लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 का स्क्वायर करिए, 4 हो जाएगा। यहां पर कॉस स्क्वायर, P cos स्क्वायर, सॉरी P तो बाहर निकल गया था ना, P तो बाहर निकल गया था, सॉरी P बाहर निकल गया, P यहां से बाहर निकल गया था। 2 का स्क्वायर करिए, 4 हो जाएगा। और फिर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन प्लस लगा देंगे। फिर देखिएगा P स्क्वायर का फॉर्मेट में ना, तो यहां से भी P तो बाहर निकल गया था ना, लिख दिए थे। तो यहां पर बचा आपका क्या? साइन स्क्वायर। देखिए साइन लिखा हुआ है सिर्फ, अरे गलती हो गया था। यहां पर बचा आपका साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। बस इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए। इसे क्या करते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे का आर क्यू, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को इस फॉर्मेट में लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और यह माइनस में या प्लस में घटाएंगे तो 1 बच जाएगा ना, 1 घटेगा ना, तो यहाँ पर बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो यहाँ फॉर्मूला जो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बटे आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला आया किसी भी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है आपका, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, ठीक है ना। और ये इस फार्मूले से हम लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी जो बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझनी होगी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों वीडियो आपको कंबाइंड आता है। अब तीनों वीडियो कंबाइंड आपका एग्जाम में जो कंबाइंड पूछा जाता है जनरली, अभी देखा जा रहा है जो, तो इस तीनों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे है तो चैनल को जरूर जाकर देखिए, और वहाँ पे सारा वीडियो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट है, तो ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, और उसके बाद जो भी वीडियो बनेगा वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए बेसिक जब सही है तो आपका जो भी वीडियो बनेगा वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब बेसिक कंप्लीट नहीं है तो लगेगा थोड़ा कि कुछ अटपटा सा, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए और बेसिक जाके थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।